आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। ये कहानी है पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले के एक स्टेशन की, जहां 42 सालों तक कोई ट्रेनें नहीं रुकी, जबकि वो स्टेशन बनाया ही गया था ताकि लोगों को सुविधा हो। लोग स्टेशन पर जाएं, ट्रेन पकड़ें और अपनी अपनी मंजिल तक पहुंचें। लेकिन कोई भी ट्रेन 42 साल तक कभी उस स्टेशन पर रुकी ही नहीं, बल्कि जब वो स्टेशन आता तो ट्रेन की रफ्तार और तेज हो जाती और ड्राइवर भी कोशिश करता कि जल्दी से जल्दी वो उस स्टेशन के पास से निकल जाए। और जो मुसाफिर थे वो भी उस स्टेशन के बारे में जानते थे। जब भी ट्रेन उस स्टेशन से गुजरती थी तो इस बात का ध्यान रखते थे कि ट्रेन की खिड़की और दरवाजे बंद रहें, कोई भी बाहर की तरफ ना देखे, कोई दरवाजे पर खड़ा ना रहे। और इस तरह 42 साल तक रेलवे ने अपने रिकॉर्ड बुक में इस स्टेशन को भूतिया स्टेशन के तौर पर जाना गया, जिसकी वजह से वहां पर कोई भी स्टाफ और कर्मचारी उस स्टेशन पर काम करने से मना कर दिया। बिना स्टाफ और कर्मचारी की वजह से रेलवे ने 42 साल तक उस स्टेशन को नज़रअंदाज किया और ट्रेन वहां से बेहद तेज रफ्तार से गुजरती रही। बात है साल 1962 की, जब इस स्टेशन का निर्माण हुआ। सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन सिर्फ 5 साल तक। साल 1967 में अचानक एक अफवाह उड़ी कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, और वो ऐसा हुआ। उसकी कहानी यह है कि साल 1967 में अचानक ये हुआ कि कोई एक लड़की थी, जो भी आती है वो उस ट्रेन के साथ भागती है, बहुत तेज दौड़ती है और ट्रेन को देखते ही दौड़ने लगती है, ऐसा मानो जैसे उसे वो ट्रेन पकड़नी है। पर वो ट्रेन पकड़ती नहीं, बस उसके साथ साथ दौड़ती जाती है। कई बार ऐसा होता था, और जो चश्मदीद होते थे वो कहते हैं कि वो ट्रेन से भी ज़्यादा रफ्तार में दौड़ती है और कभी कभी तो ट्रेन से भी आगे निकल जाती है। उस लड़की के बारे में ये था कि जब उसका मूड अच्छा होता था तो ट्रेन के आगे आकर अजीब तरह से हरकतें करती। इन सब के बावजूद भी ट्रेन अपनी रफ्तार से आ रही थी, रुक नहीं रही थी और चलती जा रही थी। लेकिन फिर अचानक साल 1967 में अचानक पहली बार वहाँ के स्टेशन मास्टर ने, जिसका नाम मोहन था, एक शाम अचानक मोहन को प्लेटफॉर्म पर एक लड़की भागती हुई दिखी। 2-4 दिन जब लगातार वो चीज़ें देखा तो वो घबरा गया और फिर छुट्टी लेकर अपने घर लौट गया। घर वापस जाने के 1-2 दिन के अंदर ही मोहन की मौत हो जाती है। मोहन ने पहले भी उस लड़की के बारे में गांव के लोगों से कही थी, लेकिन कोई भी उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। मोहन की मौत हो जाने के बाद दूसरा स्टेशन मास्टर वहां आता है। आने के कुछ ही दिन बाद अचानक वो सबसे कहना शुरू करता है कि वो भी एक लड़की को भागते दौड़ते देखता है। ट्रेन के आने के बाद ही वो लड़की दिखाई देती है, उससे पहले नहीं दिखती। खासकर शाम के वक्त वो डर गया, क्योंकि उसको मोहन की कहानी पता थी, और उसके बाद वो भी वहाँ से भाग गया और दोबारा वहाँ कभी नहीं आया। इसके बाद तीसरा स्टाफ आता है, वो भी नई चीज़ें देखता है, और कुछ दिनों के बाद वो भी नौकरी से तौबा कर लेता है। वो कहता है कि उसे स्टेशन पर नौकरी नहीं करनी, और वो वहाँ से चला गया। अब तक ये बात इलाके के लोगों तक और रेलवे के कर्मचारी तक तेजी से फैल चुकी थी कि उस स्टेशन पर एक लड़की का भूत है। जब ये सारी चीज़ें चलने लगी तब धीरे धीरे करके रेलवे के सारे कर्मचारी वहाँ से भागने लगे। आखिर में इस स्टेशन को चलाने के लिए रेलवे के पास कोई भी स्टाफ नहीं बचा। इस बीच बिना स्टाफ के कुछ ट्रेन आती जाती रहीं, लेकिन अब सिग्नल मैन भी गायब, स्टेशन मास्टर भी गायब, टिकट कलेक्टर भी गायब। इसके बाद धीरे धीरे करके ट्रेन रुकनी बंद हो गई। वक्त बीतता गया। धीरे धीरे इस भूतिया स्टेशन की बात कोलकाता तक पहुंची। बात इतनी बढ़ गई कि लोग उस स्टेशन पर घूमने चले जाते हैं, टूरिस्ट की तरह। अब सबसे बड़ा सवाल सामने आने लगा कि वो लड़की कौन है, क्यों वो ट्रेन को देखती है, भागती है।
गांव के लोगों से पूछने पर पता चला कि वो जो लड़की है उसकी मौत ट्रेन के नीचे आ जाने की वजह से हो गई थी, वो भी इस स्टेशन के आउटर पर, और यह आत्मा उसी लड़की की है। ये बात गांव के हर व्यक्ति के जुबान पर थी। अब ये सारी बातें चलती रहीं और इस तरह 35-40 साल बीत गए। इस बीच वैज्ञानिकों की एक टीम उस स्टेशन पर जाएगी और सारी रात वहीं रुककर चेक करेगी कि भूत है या नहीं। वैज्ञानिकों की टीम वहां दिन में पहुंच गई और फिर से लोगों से पूछने लगी और हर व्यक्ति ने उनको यही सलाह दी कि शाम होने से पहले पहले वो लोग वापस लौट जाएं, वरना सारे मारे जाएंगे। इसके बावजूद भी वैज्ञानिकों की टीम वहां रात में जांच के लिए रुकी। इसके बाद पूरी टीम उस स्टेशन के आउटर पर स्टेशन मास्टर के केबिन में, टिकट घर में और थोड़े थोड़े दूरी पर अपने अपने इक्विपमेंट्स के साथ रात भर जांच की और अपने कैमरे के ऊपर भी जांच के बाद उन्हें कुछ नहीं मिला। एक जगह पर एक पानी में उन्हें कुछ सुनाई देता है, लेकिन वो जब पानी में देखते हैं और रोशनी करते हैं तो उन्हें पानी का एक सांप दिखता है उसी स्टेशन के कुएं में। इसके बाद वो अपनी रिपोर्ट देते हैं। 42 साल में पहली बार हुआ था कि कोई इंसान इस स्टेशन पर पूरी रात बिताया था। रिपोर्ट में ये कहा गया कि ये सारी बात अफवाह है और वहाँ उनको ऐसी कोई भी चीज़ नहीं दिखी जो कि भूतवा हो और स्टेशन को जल्दी ही शुरू कर देना चाहिए। सितंबर 2009 मतलब कि 42 साल लंबे इंतज़ार के बाद स्टेशन पर दिन के वक्त कोई ट्रेन नहीं रुकी। दूसरे दिन भी ट्रेन आती रुकती चली जाती, लेकिन अब भी ये था कि शाम 5 बजे के बाद कोई भी ट्रेन नहीं रुकेगी, क्योंकि शाम के समय ही उस लड़की को देखे जाने की बात थी। आज भी शाम 5 बजे के बाद वहाँ कोई नहीं जाता, लेकिन आज भी भारतीय रेलवे के रिकॉर्ड में ऐसे कुल 10 भूतिया स्टेशन है जहाँ शाम के 5 बजे के बाद कोई भी ट्रेन नहीं रुकती, कोई रेलवे का स्टाफ नहीं रहता, कोई यात्री नहीं आता जाता। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। मेरा एक दोस्त बलवंत रात को 12 बजे के करीब सिनेमा देखकर अपने घर लौट रहा था। रास्ते में ऑटो वाले से कहा, भाई साहब, ये हाईवे का दूसरा सर्कल जहां आता है वहां पर उतार दोगे? ऑटो वाले ने अपनी बड़ी बड़ी और लाल आंखों से बलवंत को देखा और कहा, 200 लगेंगे। ये तो बहुत ज़्यादा है भाई साहब। जान से ज़्यादा है क्या? इस वक्त मेरे सिवा वहाँ कोई नहीं जाएगा। देना है तो दो, वरना निकलो। अच्छा ठीक है, ले लेना, चलो। ऑटो गड़गड़ाहट करते हुए चला जा रहा था। बाहर हर चीज़ डरावनी लग रही थी। बलवंत ने सोचा, आज तो आ गया, पर कभी इतनी लेट इधर नहीं आऊँगा। मन ही मन अपने डर को छुपाता बाहर देख रहा था। पेड़ पौधे, सड़क, अंधेरा और साएं साएं करती हवाएं सब मिलकर कोई खौफनाक मंजर दिखा रहे थे। ऑटो वाला भी शायद डरा हुआ था, इसलिए चुपचाप चले जा रहा था। इतना बड़ा शहर, पर इस रोड पर तो मुश्किल से 2 या 3 गाड़ियां ही दिखाई दी। सड़क किनारे गौर से देखो तो अजीबोगरीब आकृतियां दिखाई देती, कोई भी इंसान नहीं दिख रहा था। अचानक बलवंत ने देखा, ये क्या? सड़क से दूर एक कुआं है जहां शायद कोई दिखा। बलवंत ने ऑटो वाले से कहा, जरा धीरे होना। ऑटो की गति धीमी हो गई। ध्यान से देखा तो 3 छोटी छोटी लड़कियां सफेद चोगा पहने कुएं में देखकर हंस रहे थे। मन बैठ गया, सांसें तेज हो गई। फिर देखा आसपास कोई नहीं है, केवल वो 3 छोटी छोटी लड़कियां कुएं में देखती, फिर आसमान की ओर मुंह करके जोर से हंसती, फिर कुएं में देखती, फिर आसमान की ओर मुंह करके हंसती। तभी बलवंत ने कहा, भगा भगा ऑटो भगा भाई। हड़बड़ाहट में ऑटो वाले ने ऑटो को भगाया। दिल थक सा रह गया। वो सब क्या था? वो लड़कियां आधी रात को हाईवे पर क्या कर रही थी? वहां तो कोई घर भी नहीं था। खौफ के मारे मुंह गला सब सूख गया, हाथ पैर कांप रहे थे। ऑटो वाले से कुछ कहने लायक भी नहीं रहा। मन ही मन सोच रहा था,
सब सही कहते हैं, ये रोड ही साला भूतिया है। तभी अचानक एक औरत ऑटो के सामने आ गई और ऑटो रुकवाने लगी। खुले बाल, सफ़ेद लंबी साड़ी, आंखों की जगह बस काजल दिखाई दे रहा था। तभी बलवंत ने कहा, मत रोकना भाई साहब, मत रोकना। इस पर ऑटो वाले ने कहा, अरे इतनी रात को कहाँ जाएगी बेचारी, फंस गई होगी। ये कहकर उसने ऑटो रोक दिया। मुझे आगे सर्कल पर जाना है। इस पर ऑटो वाले ने उसे बैठने का इशारा किया। बलवंत का मन नहीं माना। वो उस औरत को डरते डरते गौर से देखने लगा। जैसे ही वो ऑटो में चढ़ने लगी, बलवंत का कलेजा मुंह को आ गया, क्योंकि उस औरत के दोनों पैर उल्टे थे। आवाज बैठ गई, गला चोक हो गया। वो बलवंत के बगल में बैठी थी। बलवंत ने उसकी ओर एक बार भी पलट कर नहीं देखा, बस चुपचाप अपनी सीट पर जमकर बैठ गया। पूरा शरीर जैसा का तैसा रह गया, जैसे किसी शेर को सामने देख लिया हो, जैसे किसी ने स्टैचू बोल दिया हो। यहाँ तक कि सांस लेने की भी हलचल नहीं हो रही थी। उसे लगा आज ये डायन मुझे और इस ऑटो वाले को खा ही जाएगी, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो औरत अगले सर्कल पर उतर गई। जैसे ही वो ऑटो से उतरी, बलवंत की जान में जान आई। बलवंत ने ऑटो वाले से कहा, अरे भाई साहब, आज तो दोनों मरते मरते बचे। उस औरत के दोनों पैर उल्टे थे। इस पर उस ऑटो वाले ने कहा, इसीलिए तो मैंने उसे ऑटो में बिठाया, अगर नहीं बिठाता तो वो हम दोनों को मार देती। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियां। घटना उस समय की है जब मैं अपने गांव में डाकिये का काम किया करता था। आज के जमाने में मोबाइल फोन का जितना महत्व है, उतना ही महत्व उस समय डाकिये का हुआ करता था, क्योंकि उस समय ना तो हमारे गांव में फोन हुआ करता था और ना ही बिजली। उस वक्त लोग डाकिये को काफी इज्जत दिया करते थे। साथ ही साथ डाकिये का भी उस समय काफी काम हुआ करता था। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि उस समय हमारे गांव के डाक ऑफिस में 2 डाकिया हुआ करते थे, एक मैं और एक भरत। मगर भरत की कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं थी, जिस कारण डाक ऑफिस का पूरा भार मेरे सर पर आ गया था। डाक ऑफिस में काफी सारी चिट्ठियां जमा होने लगी, जिस वजह से मैं काफी देर तक घर जा जाकर चिट्ठी पहुंचाने लगा। हालांकि उस समय गांव के लोग जल्दी सो जाया करते थे, मगर 2 लोगों का काम अकेले खत्म करने के बाद ही मैं डाक ऑफिस बंद करता था। उस समय मुझे डर वर नहीं लगता था, मगर मुझे कहाँ पता था कि इस घटना के बाद मैं इतना डर जाऊंगा कि मुझे इस डाकिये का काम ही छोड़ना पड़ेगा। खैर, एक दिन सुबह से ही काफी मेहनत करने के बाद मैंने काफी सारी चिट्ठियां घरों में पहुंचा दी और बाकी बचे चिट्ठियों को देखा तो उनका पता दूसरे गांव का था, मगर उन्हें आज के आज ही पहुंचाना जरूरी था। जिसके बाद मैंने घड़ी में वक्त देखा तो वक्त हो रहा था दोपहर के 3:30 बजे का। लिहाजा मैं सारे चिट्ठियों को लेकर दूसरे गांव की तरफ चलता बना। हमारे गांव से सामपुर गांव पैदल चलकर जाने में करीब 1 घंटे का वक्त लगता था, तो अभी मुझे काफी पैदल चलना पड़ेगा। कुछ दूर चलने के बाद मैंने अपने मन ही मन में कहा, क्यों ना रामू की दुकान पर चाय पीकर आगे चला जाए। इतना बोलते ही मैं रामू की दुकान पर चाय पीने चला गया। अभी मैं चाय पी ही रहा था कि तभी रामू ने कहा, क्या डाकिया साहब, आज किधर जा रहे हैं? इस पर मैंने कहा, वो मैं आज सामपुर गांव जा रहा हूं। तो सामपुर गांव का नाम सुनते ही रामू एकदम से चुप हो गया और फिर अचानक अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बोला, डाकिया साहब, वापस लौटते लौटते तो काफी रात हो जाएगी, तो जरा संभल कर आइएगा, क्योंकि सामपुर गांव का रास्ता ठीक नहीं है। जिस पर मैंने रामू से कहा, यह क्या बोल रहा है तू? तुझे पता है ना मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता। इतना बोलने के बाद मैंने जल्दी से अपना चाय पिया और प्याला फेंकते हुए सामपुर गांव की तरफ चलता बना। खैर, करीब 1 घंटा पैदल चलने के बाद तकरीबन शाम के 5 बजे मैं सामपुर गांव पहुंचा और फटाफट से चिट्ठियों को उनके पते पर पहुंचाने लगा।
सारी चिट्ठी पहुंचाते पहुंचाते कब 3 घंटे निकल गए पता ही नहीं चला। फिर जब मैंने अपनी घड़ी में वक्त देखा तो वक्त हो रहा था रात के 8 बजे का। उस समय रात के 8 बजना यानी काफी रात, जिस कारण सारा रास्ता वीरान सा हो गया था। खैर मैं वहां और समय जाया ना करके अपने गांव की तरफ आगे बढ़ने लगा। रास्ता पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था, वो भी इतना घना अंधेरा कि मुझे अपना शरीर तलक भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। अमूमन मैं रात को हर वक्त अपने साथ एक टॉर्च रखता हूँ, लेकिन आज मैं अपना टॉर्च डाक ऑफिस में छोड़कर आया था, जिस कारण मैं चांद की धुंधली रोशनी के सहारे ही आगे बढ़े जा रहा था। उस रास्ते पर सन्नाटा इतना छाया हुआ था कि दूर कहीं से ट्रेन की आवाज मुझे साफ साफ सुनाई पड़ रही थी। साथ ही साथ बीच बीच में आ रही रात कीड़ों की आवाजें उस माहौल को और भी ज्यादा सुनसान बना रही थी। एक तो काफी रात, ऊपर से इतना सुनसान रास्ते को देखकर मैंने अपनी मन ही मन में कहा, अगर कोई सवारी मिल जाए तो मैं उसी के सहारे गांव चला जाऊंगा, वैसे भी काफी थक चुका हूं। इतना बोलकर मैं अभी आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मेरी नजर रास्ते के आगे किनारे पर खड़े एक आदमी पर गई, जो कि एक रिक्शे के पास खड़ा था। उस आदमी को देखते ही मैं समझ गया कि ये एक रिक्शा वाला है। साथ ही साथ उस रिक्शे वाले को देखकर मुझे काफी खुशी महसूस हुई कि अब मुझे पैदल चलना नहीं पड़ेगा। मगर तभी मेरे जहन में एक सवाल ने दस्तक दी कि ये रिक्शा वाला इतनी रात गए यहाँ पर क्या कर रहा है। इतनी रात गए तो इसे कोई सवारी भी नहीं मिलती होगी। खैर मुझे उससे क्या, मुझे तो घर जाने से मतलब था। तो मैं चलकर उस रिक्शे वाले के पास गया तो मुझे अपने पास आता देख उस रिक्शे वाले ने कहा, कहाँ जाना है बाबू साहब, आइए मैं छोड़ देता हूँ। इस पर मैंने जवाब दिया, वो मुझे कालपुर गांव जाना है। जिस पर उस रिक्शा वाले ने कहा, हाँ हाँ बैठिए, मैं ले चलता हूँ। जिसके बाद मैं उस रिक्शा वाले की रिक्शा में चढ़कर बैठ गया और मेरे बैठते ही रिक्शा वाले ने रिक्शा को आगे बढ़ा लिया और हम अपने गांव की तरफ आगे बढ़ने लगे। रास्ते के दोनों तरफ घने जंगल होने के कारण जंगलों से तरह तरह की जंगली जानवरों की आवाजें आ रही थी। मैं भूत प्रेत से तो नहीं डरता था, मगर जंगली जानवरों से डरता था। खैर अभी हम आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी उस रिक्शा वाले ने कहा, बाबू साहब आप शामपुर गांव चिट्ठी बांटने गए थे, तो आपने मदन लाल को चिट्ठी क्यों नहीं दिया? जिस पर मैंने जवाब दिया, हाँ मदन लाल के नाम से तो एक चिट्ठी आई है, मगर मैं जब उसके घर देने गया तो उसके घर पर कोई भी नहीं था। फिर जब मैंने आसपास से पूछा तो लोगों ने बताया कि मदन लाल की मौत कुछ दिन पहले ही हो गई है और वो अपने घर पर अकेला रहता था, जिस कारण ना तो कोई चिट्ठी लेने वाला था और ना ही मैंने दिया। लेकिन आपको कैसे पता चला? इस पर वो रिक्शा वाला कोई जवाब ना देकर हंसने लगा। तो मैंने उससे दोबारा कुछ नहीं पूछा। अभी हम आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी ना जाने क्यों मुझे काफी तेज नींद आने लगी, वो भी इतनी कि मैं अपने पलकों को खोलकर रख तलक नहीं पा रहा था। अचानक नींद मुझ पर इस कदर हावी हो गया कि मैं रिक्शे पर बैठे बैठे ही सो गया। फिर जब मेरी आंख खुली तो आगे का नजारा देखकर मेरे होश उड़ गए और मेरा सर घूमने लगा, क्योंकि रिक्शा बहुत तेजी से चल रही थी और रिक्शा चलाने वाला कोई नहीं था। मतलब कि रिक्शा अपने आप ही चल रही थी। मगर ये कैसे हो सकता है? और तो और वो रिक्शा वाला गया तो गया कहाँ? अभी मैं ये सोचकर काफी हैरान हो ही रहा था कि तभी मुझे आवाज आई, बाबू साहब मैं वही मदन लाल हूँ। उस आवाज को सुनकर मैं एकदम से चौंक गया और मैंने जब अपनी निगाहें उस आवाज की ओर घुमाई तो मैंने जो देखा उसे देखकर मेरे हाथ पैर कांपने लगे, क्योंकि वो रिक्शा वाला हवा में उड़ते हुए मेरे साथ चल रहा था। मगर अब उसका पूरा चेहरा
कुचला हुआ नजर आ रहा था और उसकी आंखें बाहर लटक रही थीं। अभी मैं उसे देखकर कांप ही रहा था कि तभी अचानक काफी रफ्तार से चल रही रिक्शा एकदम से रुक गई और मेरे सामने वो रिक्शा वाला यानी कि मदन लाल की आत्मा आकर खड़ी हो गई। डर इस तरह से मेरे ऊपर हावी हो चुका था कि मेरे हाथ पैर फूलने लगे थे कि तभी मदन लाल की आत्मा ने कहा, आज से 6 दिन पहले मैं रात के वक्त इसी रास्ते पर रिक्शा चला रहा था। तभी अचानक एक पेड़ मेरे ऊपर आ गिरा, जिस कारण मौका वारदात पर ही मेरी मौत हो गई। मगर ये खबर मेरे घर वाले नहीं जानते, क्योंकि मेरे घर वाले यहाँ से काफ़ी दूर दूसरे गांव में रहते हैं। और आप मेरे घर वालों के पास जाकर मेरी मौत की खबर बता देना, क्योंकि जब तक मेरा अंतिम संस्कार नहीं होगा तब तक मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी और मेरी आत्मा यहीं पर भटकती रहेगी। इतना बोलकर मदन लाल की आत्मा हवा में धुआं हो गई और मैं सीधे अपने घर चला आया और दूसरे दिन मदन लाल के घर वालों के पास जाकर पूरी बात बता दी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।